साउंड क्या होता है? साउंड साउंड मीन्स आवाज। हम कहते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, तो हम ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, हम ये कहते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। ठीक, वाइब्रेशन कैसे होती है? जब पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट्स होती है। वाइब्रेशन कब क्रिएट होती है? जब पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तभी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अब साउंड हमको ये क्या कहते हैं कि साउंड जो होती है वो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। साउंड क्या होती है? वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। तो सबसे पहले ये समझ लो बेटा, वेव क्या होता है? क्या होता है वेव? तो हम कहते हैं कि डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट वेव। जैसे आप ऐसे देखो, कहीं पे स्टिल वाटर है, उसमें कोई वेव तो होगी नहीं स्टिल वाटर में। जैसे पॉन्ड देख लो, अब आप क्या करो, ऑल ऑफ सडन एक स्टोन लो और उस पर पानी में डाल दो, तब आपको वेव दिखती है। तो वो वेव क्यों जनरेट हो रही है? क्यों? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली डिस्टर्ब हुए उस स्टोन की वजह से, जिसकी वजह से वेव क्रिएट हुई। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट वेव। ठीक है ना? अब वेव बेटा दो टाइप की होती है। मीडियम के बिहाफ पर अगर इनको कैटेगराइज कर रहे हैं तो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गई बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव which don't required any medium for the propagation। बात समझ में आ रही है? ऐसी वेव जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो आगे मूव करने के लिए, ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर एग्जांपल के केस में हम लेना चाहें तो हम कह सकते हैं लाइट। लाइट को बेसिकली किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्दर प्रोपगेट करने के लिए। ठीक है ना? दूसरी क्या होती है बेटा? मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव्स क्या है? तो हम कहते हैं कि वो वेव, ऐसी वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लो, जैसे इस रूम में है, हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हो। क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि इस सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं ये साउंड, इस एनर्जी को कैरी करा रहे हैं आप तक। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर हम एक वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम क्रिएट कर दे तो क्या होगा? हम बोल तो रहे होंगे बट आप सुन नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी यहां से वहां तक ट्रांसफर करने का जो करियर है, जो मीडियम है, वो है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैकेनिकल वेव की बात करें तो इसके एग्जांपल में हम बात करते हैं साउंड वेव की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम बात करते हैं लाइट की। ये जो हमने वेव को कैटेगराइज किया है, ये किया है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। जब हम दो वेव को जब कैटेगराइज करते हैं तो हम कहते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। वो इसी में आ जाती है, इसमें। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल के मूवमेंट के बिहाफ पर जब हम वेव को कैटेगराइज करते हैं। तो अगेन दे आर ऑफ टू टाइप, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है? हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव which does back and forth movement in that direction in which wave is propagating। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, पार्टिकल कैसा मूवमेंट करता है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कह देते हैं, या समटाइम्स वी से टू एंड फ्रो मूवमेंट, मींस लाइक दिस। जैसे आप ऐसे देखो, मान लो किसी बकेट में पानी रखा हुआ है, ठीक है ना,
अब वाटर है तो स्टिल कंडीशन में होगा, लेकिन आप अगर उसको किक मार दो तो फिर पानी देखो ना आप कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। स्प्रिंग ले लो, स्लिंकी ले लो आप, स्लिंकी को अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे तो स्लिंकी का मूवमेंट कैसा होता है, इस टाइप से। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो longitudinal waves are the wave in which particle does back and forth movement in that direction in which wave is propagating. For example, मान लो यहां पर कोई एक ये सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक। अब यहां से साउंड एनर्जी निकल रही है। अब क्या है कि यहां पे जो सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हुए एक दूसरे को एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक। बात करते हैं ट्रांसवर्सल वेव की। तो ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है बेटा, तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसवर्सल वेव इज द वेव इन विच पार्टिकल डज परपेंडिकुलर मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपगेटिंग। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, पार्टिकल का मूवमेंट उसके परपेंडिकुलर होगा। इसको और अच्छी तरीके से समझाते हैं ट्रांसवर्सल वेव के केस में कि मूवमेंट कैसा। मिटा दूं ये, जैसे आपने मान लो ये कोई एक नेल है, इस पे आपने एक स्ट्रिंग बांध दी और स्ट्रिंग का एक एंड आपने अपने हैंड में ले लिया, ठीक। अब इसको ट्विस्ट कराया, तो समझ रहे हैं ऐसे, तो जब ट्विस्ट कराओगे तो इसमें क्या होगा, वेव जनरेट होंगी। ठीक। और एक बार ये ऐसे दिख रही होगी और एक बार ये कुछ ऐसे दिख रही होगी। अगर इसको स्लोमो में देखोगे आप तो कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो आप देखो ये जो पार्टिकल यहां पर था, एक बार यहां, समझ रहे हैं ना, जब ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, जैसे वेव का प्रोपगेशन ये डायरेक्शन में जा रहा है, अब पार्टिकल उसी के ऊपर नीचे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसवर्सल वेव इज द वेव इन विच पार्टिकल डज परपेंडिकुलर मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपगेटिंग। क्लियर है? आगे आते हैं बेटा। जब वेव बेसिकली प्रोड्यूस हो रही होती है, जब वेव प्रोपगेट कर रही होती है, जब वेव प्रोपगेट कर रही होती है तो एक सिचुएशन आती है जब पार्टिकल्स हाईली डेंस्ड होते हैं और एक ऐसी कंडीशन आती है जब पार्टिकल लेस डेंस्ड होते हैं। तो जब पार्टिकल हाईली डेंस्ड हो बेटा, तो उसकी उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ठीक। ये क्या है, सी, सी मतलब कंप्रेशन, और ये आर मतलब रेरफैक्शन। इसी तरह से ये सी, ये आर, ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, हम ये कहते हैं कंप्रेशन इज दैट
पोजीशन वेयर द पार्टिकल्स आर हाईली डेंस। जब वेव प्रोपागेट कर रही होती है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जिस पॉइंट पर पार्टिकल्स हाईली डेंस होते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। और एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर पार्टिकल अवे होते हैं एक दूसरे से, लेस डेंस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्लियर है ना? अगर मिटा दो उसको, अगर हम वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, क्या करें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये मान लीजिए दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो उसको हम बोलते हैं बेसिकली मीन पोजीशन। दिस इज व्हाट? मीन पोजीशन। ठीक, ये जो ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो कर्व, इस कर्व का बिल्कुल जो टॉप हाइट वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, लोवेस्ट एंड पे जो आ रहा होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रफ। ठीक, तो क्रस्ट क्या होता है? हम कहते हैं मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वेव का, इसमें ये दिखा रहा है कि जो पार्टिकल है मैक्सिमम इस पॉइंट तक एलिवेट हुआ, उसके बाद वो वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम जिस पॉइंट तक एलिवेट होता है पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, दैट इज नोन क्रेस्ट। ठीक, और जब बात ट्रफ की करते हैं तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम डाउनफॉल ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज ट्रफ। देखो एक क्रस्ट यहां से शुरू होता है बेटा, जिस पॉइंट से वो एलिवेट करना स्टार्ट करता है, और फिर धीरे धीरे वापस जब मीन पोजीशन पे जिस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो एक क्रस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और उसके बाद जब नीचे जैसे जाना शुरू करता है तो ट्रफ स्टार्ट हो जाता है, और फिर एलिवेट होते होते जब वापस ये अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो वहां पर एक ट्रफ कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन। बात समझ में आ रही है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ क्या मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट एक ऑसिलेशन बनाते हैं। ठीक, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक वन ऑसिलेशन। ठीक है, अब इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम कंज्यूम होता है, जितना टाइम लगता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज जी, दैट टाइम इज नोन इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है आपको कि यहां से स्टार्ट हुआ क्रस्ट, यहां पे क्रस्ट कंप्लीट हो गया, फिर यहां से ट्रफ स्टार्ट हुआ और यहां पर जाके ट्रफ कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको इसको पॉइंट वाइज दिखा दें तो पी क्यू आर, तो ये वन क्रस्ट और वन ट्रफ कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही उस वेव का टाइम पीरियड होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। अब आप ये देखो, ये क्रस्ट का ये पॉइंट है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें हम पार्टिकल का मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा बेटा। ठीक, तो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।
मैक्सिमम डिस्टर्बेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है? एम्पलीट्यूड वही है जो आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट में मतलब मैक्सिमम एलिवेशन और डाउनफॉल दोनों आते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया? एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बेटा तो हम ये कहते हैं कि एक सेकेंड में वेव जितने नंबर ऑफ टाइम ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेशन हमने बता दिया। अगर मान लो जैसे एक ऑसिलेशन हुआ यहां पर, ठीक, अगर एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर रहा है वो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई। ठीक, अगर एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशन कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। एक सेकेंड में अगर 10 ऑसिलेशन कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ टाइम वेव ऑसिलेट करती है, दैट विल डिफाइन इट्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी जिसको हम बेसिकली स्मॉल एफ से, अभी जूनियर क्लासेस में स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है? दैट इज हर्ट, जिसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं वेवलेंथ की। इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? तो बेटा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है पार्टिकल, जितना डिस्प्लेस होता है वो लेंथ उसकी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये कह सकते हैं टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट covered by the particle, that will define its wavelength। ठीक, वेवलेंथ जिसको हम ये लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, देखो ये भी वेवलेंथ है और 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, ये देख पा रहे हैं? ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी वेवलेंथ होता है। इसी तरीके से 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी कितना होता है? वेवलेंथ होता है। बात समझ में आ रही है? वेवलेंथ क्या होता है? अगर हम और इसके ऑसिलेशन के केस में दिखाएंगे तो हम ये कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कवर करने में पार्टिकल जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है, दैट इज इट्स वेवलेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, अच्छा, वेवलेंथ भी हो गया। अब आप ये सोचिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है ना? तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें या स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, तो आपको ये देखना है कि डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम क्या आ रहा है, वही उसकी स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड को मान लो हमने v से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया? v से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जो वेवलेंथ होगी। तो ये क्या आ गया? लैम्डा। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t से। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, या टाइम। ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है आपको। ठीक, अब होता है क्या है बेटा, हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो यहां से वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपका, 1 अपॉन टी की जगह अगर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो v इज इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये एक दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है आपका, इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा एंड v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। आपको तो ये तो पता है कि वेलोसिटी है तो यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, टाइम है तो यूनिट सेकेंड होगी, डिस्प्लेसमेंट है या वेवलेंथ है तो यूनिट मीटर में होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ और है नहीं, आगे प्रोसीड करते हैं, मिटा दूं। अब बेटा अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड में और डीप में जाए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। पहले तो आप एक चीज ये देख लीजिए कि आपने अक्सर बुक में पढ़ा होगा कि कहीं पे स्पीड ऑफ साउंड 340 दी है, कहीं पे 330 दी है, कहीं 310 दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो स्पीड ऑफ साउंड को क्या कर रहे होंगे, इफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक। तो पहला फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर जब राइज करता है, राइजिंग द टेम्परेचर मींस इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ साउंड। राइजिंग टेम्परेचर मींस इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, 330 प्लस 0.6 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। जितने डिग्री का टेम्परेचर होगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, उस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मीडियम। मीडियम मीडियम पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। सबसे ज्यादा किस पे होगा? फिर और सबसे कम? पक्का? ठीक। तो मीडियम पे डिपेंड करता है, हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा सॉलिड, देन कौन है? रहने दो, ठीक है। तो इससे ही पता चलता है कि मीडियम मीडियम पे भी डिपेंड करता है क्या, आपका स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपका मीडियम सॉलिड है तो स्पीड ज्यादा होगी, मीडियम अगर आपका गैस है तो एज कंपेयर टू सॉलिड स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना, कम होगी। यहीं पे डेंसिटी, इसी में एक फैक्टर और डेंसिटी जोड़ दिया था, तो वो भी आप ऐसे समझिए, जब डेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा, जब डेंसिटी अगर हाई होगी, आप इनको अगर ऐसी पार्ट इनको देख लो, इन मीडियम को डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस होता है और गैस सबसे कम डेंस होता है। तो डेंसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करता है। मतलब अगर किसी मीडियम का की डेंसिटी हाई होगी तो स्पीड ऑफ साउंड कैसा होगा, हाई होगा, सबसे ज्यादा होगा। डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे। 3 पॉइंट हो गए ना इसमें। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 3 पॉइंट आते हैं इसमें। लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ठीक, लाउडनेस क्या होता है? तो हम ये कहते हैं किसी भी सोर्स ऑफ साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा हाई होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड जितना कम होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी। बात समझ आ रही है? लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, द हायर द एम्पलीट्यूड हायर द लाउडनेस, और आप ये कह सकते हैं कि लोअर द एम्पलीट्यूड लोअर द लाउडनेस। सेम पिच की अगर हम बात करें तो पिच किस पे डिपेंड करती है? तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होगा उसका पिच उतना ही हाई होगा। फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो पिच लो होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड पे। और पिच किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। एम्पलीट्यूड हाई लाउडनेस हाई, एम्पलीट्यूड लो लाउडनेस लो। सेम फ्रीक्वेंसी हाई पिच हाई, फ्रीक्वेंसी लो पिच लो। अब क्वालिटी क्या होता है? तो हम ये कहते हैं क्वालिटी एक ऐसा टर्म होता है जो दो सोर्स ऑफ साउंड को डिफरेंशिएट करता है। ना समझ में आ रही है? हर एक सोर्स ऑफ साउंड एक डिफरेंट क्वालिटी का होता है, इसीलिए हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। आप ह्यूमन बींग्स में ही देख लीजिए, मेल एंड फीमेल दोनों को वॉइस में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि दे हैव डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड। ढोलक तबला ऑलमोस्ट सेम मटेरियल से बने होते हैं, बट दे साउंड डिफरेंट। ढोलक की आवाज अलग होती है और आप इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं उसको। तो क्वालिटी क्या होती है? तो हम ये कहते हैं क्वालिटी इज अ टर्म विच डिफरेंशिएट टू सोर्स ऑफ साउंड। एक एडल्ट की आवाज और एक इन्फेंट की आवाज, साउंड ऑफ एन एडल्ट एंड साउंड ऑफ एन इन्फेंट यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजिली। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड रख रहे हैं, इसलिए आप इजिली उसको रिकॉग्नाइज कर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी एक टर्म है जो बेसिकली क्या करता है? दो सोर्स ऑफ साउंड को डिफरेंशिएट करता है। ठीक, जैसे आप ऐसे देखो ना, रोड पे आप चलते हो, आपके पीछे से व्हीकल आ रहा है, और व्हीकल बाइक है या कार, यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजिली ना। क्यों? क्योंकि दोनों के हॉर्न हॉर्न जो होते हैं, हॉर्न क्वालिटी ऑफ हॉर्न जो होता है, क्वालिटी ऑफ जो साउंड होता है डिफरेंट होता है। बट समटाइम्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बाइक वाले जो होते हैं वो कार का हॉर्न लगाए घूम रहे होते हैं, देखा होगा आपने। खैर, अब हम आते हैं आगे। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है? क्या हुआ? रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग, देखो रेंज ऑफ हियरिंग के केस में हम ये कहते हैं कि साउंड वेव की अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है तो दैट इज ऑडिबल। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग के बिहाफ पर हमने साउंड को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। क्या? ऑडिबल और इनऑडिबल। बात समझ में आ रही है? ऑडिबल में जो वेव होती है उसको हम बोलते हैं सोनिक,
इनऑडिबल में एक हो गई आपकी इंफ्रासोनिक और एक हो गई आपकी अल्ट्रासोनिक। सोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग होती है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग जो होती है दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज और अल्ट्रासोनिक में दैट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग आपको समझ में आ रही है। बेसिकली ये इन दो फ्रीक्वेंसी रेंज को हम नहीं सुन पाते, इसलिए ये हमारे लिए इनऑडिबल होता है। और वहीं पे जो ऑडिबल साउंड होता है वो क्या होता है, ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है, उनको हम बेसिकली सुन पाते हैं, इसीलिए हम उनको ऑडिबल साउंड बोलते हैं। क्लियर है? रब कर दूं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पढ़ा है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल। जिसमें हम ये कहते थे कि कोई इंसिडेंट रे जब किसी शाइनी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो शाइनी सरफेस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है। इन द सेम वे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो प्रिंसिपल होते हैं वो वही होते हैं जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़े। बस डिफरेंस किस चीज का होता है, उसमें हम रे से डील करते थे, यहाँ पर हम वेव से डील कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मान लो कोई एक सॉलिड सरफेस है, कोई एक सॉलिड सरफेस है, ये कोई वेव आई, ये कोई एक वेव आई जो उस पे इंसिडेंट हुई, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस करेगी। अगर ये एक सॉलिड सरफेस है, इसको हमने बोला बेटा इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। इसको हमने बोला बेटा रिफ्लेक्टिंग वेव। और इनके बीच में अगर एक हम परपेंडिकुलर डाल दें तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हुआ कि इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव जो है दे आर ऑन द सेम प्लेन। ठीक। सेकेंड में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग वेव इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या कहते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी साउंड वेव। क्लियर है? अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी क्या होता है कि दो नए टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से भी दो नए टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एको और एक होता है रिवर्बरेशन। ठीक। तो कैसे होता है आप देखो, एको की बात कर लेते हैं पहले। एको क्या है? एको इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एको क्या है? एको इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे हमने बोला कोई भी आवाज, सपोज हमने आपका नाम बुलाया राघव, ठीक, और आपका नाम, ये साउंड वेव गई एक सॉलिड सरफेस से टकराई और रिवर्स हुई, तो ये क्या हुआ, ये सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ। सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज एको। और जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए
जिसको हम गूंज कहते हैं हिंदी में, कि आवाज गूंज रही, बोलते हैं ना कि यार आवाज बहुत गूंज रही है, वो गूंज ही हिंदी में क्या कहला, इंग्लिश में क्या कहलाता है? रिवर्बरेशन। इसमें हम कहते हैं कि देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रेजेंट। यहां पर क्या होता है? सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, और यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होने की वजह से क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड बढ़ जाता है। जैसे मान लो आप किसी मैरिज हॉल है, जैसे बड़े बड़े मैरिज हॉल होते हैं उस टाइम पे नहीं जब वहां पे क्राउड हो, उस टाइम पे जब क्राउड ना हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो, खाली हो, तब आप वहां पर जाकर बात करिए या कुछ भी बोलिए, यू विल फील कि जो हमारी आवाज है वो क्या कर रही है? गूंज रही है। हमारी आवाज क्या हो रही है? वो गूंज रही है। अब आप कहोगे कि मतलब जब सब लोग होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, उस टाइम पे क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो उन साउंड वेव को रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहे होते। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए क्या है? जैसे अगर हम रूम को अगर भर दें सामान से, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आप घर बनवाइए अपना, जब घर में कोई नहीं होता तो आपको लग रहा है कि आवाज गूंज रही है, लेकिन जब वहां पर आप सारा सामान सेट कर देते हैं, अपना बेड लग गया, अलमीरा लग गई, कर्टन्स लग गई, तो ये सारे चीजें क्या है? ये साउंड वेव को क्या करने लगती हैं? एब्जॉर्ब करने लगती हैं। तो रिफ्लेक्शन हो जाता है कम, तो गूंज खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कब होता है? जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो साउंड का जो परसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि भाई हम क्या जानते हैं कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी बेसिकली क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। साउंड क्या है? साउंड भी एक एनर्जी है। साउंड भी क्या है? होता क्या है कि हम लोगों को वो आवाज क्यों सुनाई नहीं देती कुछ देर बाद? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि हम उसको हियर नहीं कर पा रहे होते। ऐसा नहीं कि वो एनर्जी खत्म हो गई, वो एनर्जी इसी सराउंडिंग में घूम रही होती है। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आया? रिवर्बरेशन। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में जब आपके सामने न्यूमेरिकल्स आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए एक केस ये बोला जाता है कि जो मिनिमम कितनी डिस्टेंस चाहिए और मिनिमम कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए 1/10 ऑफ अ सेकेंड रिक्वायर्ड होता है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ठीक? और दूसरी चीज क्या बोली मैंने? तो टाइम पीरियड बोला और मिनिमम डिस्टेंस की बात करी। आप ऐसे देखो, ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है मान लो, ठीक? अब ये गया, यहां से साउंड वेव गई और ये वापस आई, तो आप देखो कि जो पार्टिकल्स है उन्हें ट्रेवलिंग कितनी करी? डबल। डबल द डिस्टेंस। ये यहां पर था सोर्स ऑफ साउंड, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस को अगर हमने डी ले लिया, तो पार्टिकल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किए? 2d। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज 2d/t। ठीक? अब स्पीड ऑफ साउंड मान लो हमने ले लिया 340 ले लिया आइडियली, और टाइम क्या हुआ? 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो टी का मतलब क्या हुआ? 1/10। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 340 इज इक्वल टू 20d, क्योंकि ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा ना, तो डी कितना आ जाएगा? 17 मीटर। तो बेसिकली कुछ कुछ बुक्स में आप 17 मीटर देखोगे, कहीं पे 17.2 देखोगे, वो डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ साउंड वहां पर कितनी है। ठीक है ना? तो मिनिमम डिस्टेंस अगर जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इज 17 मीटर। ठीक है ना? और मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड जो चाहिए होता है एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए दैट इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में याद रखिएगा जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो ये यूज करना है।
स्पीड इज इक्वल टू 2d बाई टी। क्लियर है?